हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आप लोगों को दे दिया है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और वे कौन कौन से होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, तभी आप लोगों को जो है डिटेल में समझ में आएगा कि हम लोग क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली में क्या सीख रहे हैं, टेंस सीख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, उसमें मैंने बता दिया है कि टेंस कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, उन सब नाम को आप पहचान जाइए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टेंस में जो तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसमें हम लोग आज सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का जिक्र करने वाले हैं। और प्रेजेंट टेंस में आप लोगों को पता है कि सिर्फ प्रेजेंट टेंस नहीं बल्कि जितने भी टेंस हैं, तीन जो हैं प्रेजेंट टेंस, उसके चार भाग होते हैं, पास्ट के भी चार होते हैं और फ्यूचर के भी चार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद पास्ट टेंस पे आएंगे और वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर फ्यूचर टेंस को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए प्रेजेंट टेंस में, जो पहला आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, या उसी का एक दूसरा नाम भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। ध्यान से आप इसे याद रखिएगा। जो सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस का, वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसी का एक दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है। इसके बाद हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, किसी अगर मान सपोज दैट अगर कोई बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, तब हम लोगों के दिमाग में आता है कि इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाए, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाए। बहुत ही आसान तरीका है, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छा से सारा चीज समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे सारे वीडियोस के लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला टेंस मैंने आप लोगों को बता दिया कौन सा है। अब ट्रांसलेट कैसे करना है, ये हम लोगों के दिमाग में प्रश्न उठता है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो अगर किसी भी वाक्य के अंत में अगर कोई हिंदी का वाक्य अगर आप लोगों को सुनाई देता है, या अगर आप बोलना चाहते हैं और उस वाक्य के अंत में अगर ये आप लोगों को इनमें से कोई देखने को एक मिल जाए, जैसे कि ता है। अब ये ता है, जैसे मैं तुम्हें जानता हूं। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ता है, तो वह क्रिकेट खेलता है। हम लोग वह वहां जाता है, वह यहाँ आता है, वे लोग यहाँ वह यहाँ आती है, तो ती है हुआ गया। मैं वहां जाता हूं, तो लास्ट में क्या हो गया, ता हूं। तुम मुझे जानती हो, क्या हो गया, ती हो। वे लोग मुझे जानते हैं, तो लास्ट में क्या गया, ते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक आप लोगों को हिंदी के वाक्य में मिल जाए तो आप समझ जाइएगा वो कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब जब सवाल उठता है कि एक बार आपने पहचान लिया कि ये टेंस कौन सा है, तो उसको अब इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाए, क्योंकि आपको तो पता है, जैसे मैं उस तुम्हें जानता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये तो मैंने हिंदी में कह दिया, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहना है। अगर कोई बोले कि जरा इसको इंग्लिश में कह के बताओ, किस तरह से बोलेंगे, एकदम सिंपल है। देखिए, उसके लिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर अगर मैंने आप लोगों को लिख रखा है। एक पहला स्ट्रक्चर ये हो गया और दूसरा ये स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा होगा कि दो स्ट्रक्चर, अब इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे और जिसके तहत हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। देखिए, दो स्ट्रक्चर है और दोनों का अलग अलग यूजेस है। हम लोग एक सेंटेंस के लिए दोनों स्ट्रक्चर का यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसमें हम लोग ये पहला वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जबकि कुछ ऐसे वाक्य हम लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें दूसरा वाला स्ट्रक्चर हम लोगों को यूज करना है। अब पहला वाला कब करना है, दूसरा वाला कब करना है, उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, अगर किसी वाक्य के अंत में अगर ये आप लोगों को देखने को मिलता है, ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो इत्यादि, तब आप लोगों को समझ जाना है कि ये पहला वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है और इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर देना होगा सेंटेंस को। ठीक है, लेकिन अगर अगर ये ता, ती, ते ना मिलके सिर्फ ये आपको है, हूं, हो ये मिल जाए ना, तब आपको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, तब फॉलो करना है ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, ना कि पहला वाला। फिर से एक बार मैं बता दूं,
अगर ता है, ती है, ता हूं, ये ता वाला अगर मिल जाता है और है रहता है या हूं रहता है, तब ये पहला वाला स्ट्रक्चर। अगर अंत में सिर्फ है, हूं रहता है, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर। कुछ एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अच्छा, पहला यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है ये मैं आप लोगों को बता दूं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी काम को करने वाला जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है। किसी काम को करने वाला जो पर्सन होता है या कोई थिंग ही जस्ट बोला जाए, उसे हम लोग सब्जेक्ट समझेंगे। और उसके बाद वर्ब वन और वर्ब 5, इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। सब्जेक्ट समझ में आ गया, किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्रिकेट खेलने का काम किसने किया, मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। वे लोग मुझे जानते हैं, मुझे जानने का काम कौन कर रहे हैं, वे लोग, तो वे लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रोहित वहां पे नहीं जाता है, वहां नहीं जाने का काम कौन कर रहा है, रोहित कर रहा है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, रोहित हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट के बारे में। अब दूसरा सवाल उठता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है। जब किसी काम को किया जाता है और उस काम का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है, जब किसी काम को किया जाता है और उस काम का प्रभाव या इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है, जो उस इफेक्ट को झेलता है, सहता है, उसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं मैं एक आम खाता हूं, तो आम खाने का काम तो मैंने किया, मैं क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। अच्छा, अब ये खाने का जो काम है, आखिरकार ये खाया किसको जा रहा है, आम को, क्योंकि खाने का जो प्रभाव है किसके ऊपर पड़ा, आम के ऊपर। आम क्या था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है, आम ऑब्जेक्ट था। मैं क्रिकेट खेलता हूं, खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। लेकिन ये खेला किस चीज को जा रहा है, खेलने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, क्रिकेट के ऊपर पड़ा, तो क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ये समझने के बाद अब हम लोगों का आ जाता है V1 एंड V5। V मीन्स क्या होता है, वर्ब मीन्स क्रिया, काम, कोई भी काम उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। और उसके आप लोगों को पता है बेसिकली 3 जो है उसके टाइप्स, ये 3 तरह के होते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। वर्ब फॉर्म 3 तरह का होता है, जैसे आपका हो गया गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड होता है गॉन। बट इसके अलावा अगर हम लोग उस V1 में ING लगा दें तो V4 बन जाता है, और अगर उसी V1 में S या ES लगा दें तो V5 बन जाता है। जैसे मैं आप लोगों को शॉर्ट में यहाँ पे समझाने का कोशिश करूं, तो अगर बात किया जाए गो, इसमें अगर हम लोग ES लगा देते हैं तो क्या बन गया, ये बन गया गोज, ये बन गया गोज। लेकिन जो पहला था गो, ये क्या था, तो ये था वर्ब 1। लेकिन जब गोज बन गया तो इसे ही हम लोग V5 के नाम पे कह सकते हैं। इसका मतलब अगर बोला जाए तो सीधा सीधी ये V1 हो गया, बट V1 में S या ES जब लग जाता है तो उसे ही हम लोग V5 कहते हैं। सिंपल से समझना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जब वर्ब के पहले फॉर्म में S या ES लग जाता है तो V5 कहलाएगा। जस्ट उसी तरह से जैसे V1 में ING लग जाता है तो वर्ब का चौथा रूप कहलाता है। जैसे गो में ING लगा दिया गया, गोइंग, कम में ING लगा दिया गया, कमिंग। जबकि यहाँ पे कम में ई हट जाता है, वो अलग मैटर, बट ING तो ऐड किया जाता है ना, तो कमिंग क्या हो गया, वो हो गया आप लोगों का V4। उसी तरह से अगर वर्ब 1 में S या ES लग जाता है तो V5 कहलाता है। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा आगे समझने का कोशिश करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि V1 में SES लग जाता है तो V5 कहलाता है। तो अब यहाँ V1 और V5 का मतलब क्या था, जो प्योर वर्ब 1 होता है या तो वो लग सकता है या तो V5, बट ऑब्लिक देने का मतलब था इन दोनों में से एक। तो क्या इसका मतलब जब V1 मन करे V1 लगा देना है, V5 मन करेगा V5 लगा देंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। इसके भी कुछ रूल्स हैं कि कब हम लोग को वर्ब 1 लगाना है और कब वर्ब 5, मतलब कि एसीएस वाला जो रूप होता है वर्ब 1 में लगा करके वो लगाना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को मिटा के उस चीज को यहाँ क्लियर कर दूं। एक्चुअली में जब सब्जेक्ट, ठीक है, ये V1 और V5 ये कौन डिसाइड करेगा कि V1 रहना चाहिए या V5 रहना चाहिए, ये डिसाइड करने का हक जो है वो एक सब्जेक्ट को होता है। एक सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि उसके बाद V1 आएगा या V5 आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या रहे तो V1 लगेगा, सब्जेक्ट क्या रहे तो V5 लगेगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो V5 लगेगा। मतलब वर्ब 1 में एसीएस लगा देने के बाद V5 बन जाता है, और वो तभी लगेगा जब एक सब्जेक्ट
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तब। अब सवाल उठता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, इसको जब हम नंबर बताएंगे तो डिटेल में समझ में आएगा। अभी जस्ट आप लोग थोड़ा सा इसे इस तरीके से समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का आप एग्जाम्पल याद रखिए, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट है, ही सी इट, या कोई नाम आ जाता है, ही सी इट, या कोई नाम आ जाता है, या फिर कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, या फिर कोई सिंगुलर सिंगुलर नाउन आ जाए। सिंगुलर नाउन कहने का मतलब जैसे हो गया बॉय, गर्ल, एनिमल, टाइगर, ये सब आपका सिंगुलर नाउन हो गया। तब क्या करना है, इसके साथ आपको V5 लगाना है। बाकी बात इन सबको छोड़ के जो और बाकी है, जो अन्य है, अन्य के साथ आपको सीधा सीधी V1 लगा देना है। अन्य के साथ V1 लगा देना है। जैसे आई के साथ क्या हो जाएगा, V1 होगा, आई प्ले, मगर ही बोला जाएगा तो ही प्लेज, प्ले में ऐसे यस लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे समझते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। अच्छा, ये दूसरा स्ट्रक्चर कब करना है, मैंने बताया कि जब ये ता ती ना हो, सिर्फ ये है वाला रूप आ जाए, तब ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे जो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है। अब आपको यहाँ पे खुद सोचना है कि कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, अंत में ता है, और ता है रहने से मैंने कौन सा स्ट्रक्चर बताया था, ये पहला वाला स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, और क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, मोहन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहन। और मोहन के बाद फिर क्या लगाना था, वर्ब 1 या वर्ब 5। मोहन क्या है, नाम है, और नाम के साथ क्या लगता है, V5 लगता है। तो क्या हो जाएगा, V5 मतलब वर्ब 1 में एस लगाकर। तो प्ले के साथ में क्या होता है, एस लगता है, मोहन प्लेज। ऑब्जेक्ट क्या था, क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट, तो मोहन प्लेज क्रिकेट। बस यही हो गया इस वाक्य का ट्रांसलेशन, बहुत ही सिंपल वे में। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्रिकेट खेलने का काम अब कौन कर रहा है, मैं, और मैं को हम लोग क्या बोलते हैं, आई। इसके बाद क्या लगना चाहिए, वर्ब 1 या वर्ब 5। तो वर्ब का पहला रूप लगेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, ही सी इट कोई नाम होना चाहिए, सिंगुलर नाउन। तब हम लोग V1 उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर समझते हैं। तो आई जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ V1 लगेगा। तो क्या हो जाएगा, आई प्ले, एंड देन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। बस यही है, आई प्ले क्रिकेट, हो गया ये कंप्लीट। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा एग्जांपल, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब यहां तो ता है नहीं है, मतलब कि ये पहला वाला स्ट्रक्चर इस सेंटेंस में नहीं आएगा। कौन सा स्ट्रक्चर आने वाला है, दूसरा वाला, क्योंकि जब ता है ती है हो तब पहला, सिर्फ है हो तब दूसरा वाला स्ट्रक्चर। ये सब्जेक्ट प्लस इज आर एम अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स का मतलब क्या, अन्य शब्द। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट मोहन। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिख लेंगे मोहन। मोहन के बाद क्या लगना चाहिए, इज आर एम, एस का मतलब यहां सब्जेक्ट है, इज आर एम, मोहन के साथ क्या लगेगा, मोहन के साथ इज लगेगा। इसके बाद अदर वर्ड्स में क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स में हो जाएगा क्या है, एक अच्छा लड़का, तो ए गुड बॉय, मोहन इज अ गुड बॉय। बस इस वाक्य का भी ट्रांसलेशन हो गया, यही इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन है। आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसी टेंस पे आधारित बहुत सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, ताकि और भी आप लोगों को जो ये रूल है, जो ये जिस तरह से जिस नियम के आधार पे ये पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो रहा है, वो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो अगले वाले वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे सेंटेंस ट्रांसलेट करके बताऊंगा, तो समझ में आएगा। चलिए, आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।